वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेल क्या होता है। पिछले क्लासेस में हमने डिस्कस किया था ओमिक और नॉन मटेरियल्स क्या है। तो आज देखेंगे सेल क्या होता है। सेल बायोलॉजी वाला सेल नहीं समझे, स्पेलिंग हालांकि वही होता है। तो आज पढ़ेंगे हम सेल जो फिजिक्स वाला सेल। तो सेल क्या होता है? सेल एक डिवाइस है और इसका क्या काम है। इस सेल का काम होता है किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में नेसेसरी वोल्टेज प्रोवाइड करना ताकि सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट मेंटेन रह सके। इसका कहने का क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है, सेल कैसे बनता है, सेल कैसे काम करता है, कितने प्रकार के सेल होते हैं, आज के क्लास में, आज के वीडियो में हम विशेष रूप से डिस्कस करने वाले हैं। तो सेल क्या है, आइए सेल की तरफ लौटते हैं। सेल क्या है इधर देखते हैं। आइए देखते हैं सेल क्या है। तो पहले इसलिए लिख दिए हैं ताकि समझने में बहुत आसानी होगी, इसका परफॉर्मेंस आसानी से कर सकेंगे, है ना। समझाते समय लिखते रहना भी ठीक चीज नहीं है, तो दो काम एक साथ नहीं करना चाहिए। पहले लिखा हुआ है, समझने में बड़ा सहूलियत होगा आपको। तो सेल क्या है, बहुत आराम से देख पा रहे होंगे कि सेल एक डिवाइस है ना। पूरा फिजिक्स में सेल बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। सेल एक डिवाइस है, इसका काम क्या है, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में ये क्या करता है, नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। जितना जरूरी हो सर्किट को उतना वोल्टेज प्रोवाइड करता है। ये हम देख लेंगे कि सर्किट में कितना जरूरी है, उसी के हिसाब का हम सेल जोड़ते हैं। एक बात और बता दें, कई सेल्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल को विद्यार्थियों हम बैटरी कहते हैं। तो बैटरी किसे कहते हैं? कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल्स को हम बैटरी कहते हैं। सेल का सिंबल आप देख पा रहे हैं, एक बड़ा वाला रॉड जैसा दिख रहा होगा लाइन, वो पॉजिटिव समझते हैं उसको, जो छोटा लाइन है वो निगेटिव समझते हैं। तो बैटरी कैसे बनेगा, ये एक सेल हुआ, तो मान लीजिए कि ये एक सेल हुआ हुआ ना, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। फिर एक बैटरी कनेक्ट कर दीजिए, ये हो गया पॉजिटिव एक निगेटिव, फिर एक कनेक्ट कर दीजिए पॉजिटिव निगेटिव। तो दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड बैटरी। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स एक्चुअली मतलब कि उसको आप सेल कहेंगे। तो सेल का काम क्या है? सेल का काम है किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में जितना जरूरी हो उतना वोल्टेज प्रोवाइड करे ताकि उस इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट कंटिन्यूअसली फ्लो कर सके। दूसरे शब्दों में आप ऐसे समझें कि सेल क्या है। सेल जो है आप देख पा रहे हैं कि सेल का काम क्या है, सेल कन्वर्ट करता है। इसको सेल में जो केमिकल एनर्जी रहता है, सेल केमिकल से बनता है, बताएंगे अभी कंस्ट्रक्शन हम डिटेल से बताने वाले हैं आज के वीडियो में। आज आपका पूरा ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि फिजिक्स का सेल क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके फंक्शंस क्या है, कैसे बनता है, इसके इसके कंपोनेंट्स बताएंगे जिससे ये बनता है, कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सेल एक डिवाइस है जो जरूरी वोल्टेज प्रोवाइड करता है, लेकिन वो वोल्टेज देखिए कुल मिलाकर ये सप्लाई करता है जो एनर्जी से कहां से आता है। सेल में केमिकल एनर्जी स्टोरेज रहता है, उस केमिकल एनर्जी को वो कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये गौर करने की बात है, जो आप रेड पेन से हम मार्क कर रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं, गौर करिएगा। तो सेल एक डिवाइस है जो क्या काम करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में लाता है, किसको, केमिकल एनर्जी को। यानी कि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और ये एनर्जी यूज किसमें होता है, यूज होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में वोल्टेज के रूप में, सोर्स ऑफ ईएमएफ। नेक्स्ट वीडियो में ईएमएफ पर लेक्चर होगा तो ईएमएफ बताएंगे। वोल्टेज समझिए, यहाँ पर आप वोल्टेज समझें, विस्तार रूप से हम बताएंगे इसको, ईएमएफ क्या है, वोल्टेज क्या है, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, क्यों ईएमएफ नाम है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है, वोल्टेज जैसा काम करता है वो। तो सेल को देखा जाए तो दो रूप में हम लोग देखें। एक रूप में देखें कि सेल का काम क्या है, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट को पर्याप्त वोल्टेज प्रोवाइड करना ताकि करंट कंटिन्यूअसली फ्लो कर सके। दूसरे शब्दों में हम समझ रहे हैं सेल क्या है, सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ताकि किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट को लगातार वोल्टेज मिल सके। अब विद्यार्थियों, सेल्स दो प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से सेल्स दो प्रकार से होते हैं। एक हो गया प्राइमरी सेल्स, दूसरा हो गया सेकेंडरी सेल्स। डेली लाइफ में सेल हम लोग देखते हैं बहुत, है ना। डेली लाइफ में जो सेल्स देखते हैं क्या है, प्राइमरी सेल्स किसे कहते हैं, प्राइमरी सेल्स किसे कहते हैं, वो सारी सेल्स जिसे हम एक बार यूज करें, यानी कि वो एक बार डिस्चार्ज हो जाए तो आप उसे फिर यूज नहीं कर सकते हैं, वो रिचार्जेबल नहीं है, वो इरिवर्सेबल केमिकल रिएक्शन पर आधारित है। बात समझ में आया। प्राइमरी सेल किस सेल को कहते हैं, जो एक बार डिस्चार्ज हो जाए तो उसे आप रिचार्ज नहीं कर सकते,
पुनः इस्तेमाल आप फिर नहीं कर सकते। ये इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन पर आधारित होता है। उदाहरण के तौर पर देखें, वोल्टाइक सेल, डेनियल सेल, ड्राई सेल, लेक्लांसे सेल। देख लीजिए, वोल्टाइक सेल के बारे में आज अध्ययन करेंगे, कैसे बनता है वो आज बताने वाले हैं। डेनियल सेल, ड्राई सेल, लेक्लांसे सेल, ये सब आप किसी बुक उठाइए अध्ययन कर सकते हैं। मॉडर्न सिलेबस में +2 लेवल में अब ये सब नहीं अध्ययन करना है, एक हम बता देंगे उदाहरण के तौर पर। तो दिस इज ऑल अबाउट प्राइमरी सेल्स। अब आते हैं हम सेकेंडरी सेल्स क्या होते हैं। तो सेकेंडरी सेल उसे कहते हैं, एक बार ये डिस्चार्ज हो जाए तो आप इसे पुनः आप क्या करें, इसे चार्ज कर सकते हैं, फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो गया सेकेंडरी सेल। एक बार डिस्चार्ज भी हो गया तो फिर से इसको आप चार्ज कर सकते हैं और ये पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार ये प्रक्रिया कर सकते हैं आप। डिस्चार्ज हुआ फिर चार्ज करिए, आराम से चार्जेबल होता है ये, है ना। ये जो होता है रिचार्जेबल होता है, इसे आप चार्ज कर सकते हैं। अब ये किस प्रक्रिया पर है, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है, यानी डिस्चार्ज हुआ फिर रिचार्ज करिए फिर डिस्चार्ज हुआ, ये प्रक्रिया रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन पर आधारित है। क्योंकि ये स्टोरेज है, एक बार डिस्चार्ज हो गया फिर स्टोर कर सकते हैं, इसलिए इसको स्टोरेज सेल भी कहते हैं, एक्यूमुलेटर भी कहते हैं, यानी कि एनर्जी स्टोर करने का काम करता है, एक्यूमुलेट करने का काम करता है। डेली लाइफ में बहुत सारे सेल, बैटरीज देखते हैं। ये हो गया लेड, एसिड सेल, एडिशन सेल, ये सब उदाहरण है सेकेंडरी सेल्स के। तो ये क्लियर हो गया होगा कि प्राइमरी सेल्स क्या होते हैं और सेकेंडरी सेल्स क्या होते हैं। तब हम आगे बढ़ेंगे कि सेल कैसे बनता है। सो आइए इधर अब देखते हैं सेल कैसे बनता है। आज हम वोल्टाइक सेल देखेंगे, वोल्टाइक सेल कैसे बनता है। तो देखिए, तो आज देख लीजिए वोल्टाइक सेल कैसे बनता है। तो ये गौर करने की चीज है, आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी ये चीज काम आएगा, समझ ले बड़े बढ़िया से। तो सबसे पहले आपको एक वेसल लिया जाता है, ये आप जो देख रहे हैं वेसल बीकर शेप में है, ये वेसल जो आप देख पा रहे हैं बच्चों, इस वेसल को इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल कहते हैं। इस वेसल को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल या वोल्टामीटर कहा जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल क्यों कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट भरा रहता है इसमें। ये लिक्विड जो है विद्यार्थियों, ये लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट है, ये लिक्विड जो है सो इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, विशेष रूप से अध्ययन करने वाले हैं, उसके प्रकार से अध्ययन करने वाले हैं, कैसे डिसोसिएशन होता है वो अध्ययन करेंगे, कैसे आयंस में ये बदलते हैं वो बताएंगे हम, है ना। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल में इलेक्ट्रोलाइट भरा रहता है, ये एक लिक्विड है। और ये इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल में इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन है, यहाँ पर भरा हुआ है डाइल्यूट H2SO4, ये इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड यहाँ भरा हुआ है। सेल का ये मुख्य पार्ट हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल, उसमें भरा हुआ है क्या, इलेक्ट्रोलाइट। अब इसमें 2 इलेक्ट्रोड होंगे। सेल का सिंबल अभी हम दिए थे इस तरह से, एक बड़ा लाइन होगा एक छोटा लाइन होगा। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ 2 रॉड्स हैं, 2 रॉड्स हैं, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स कहलाते हैं। इलेक्ट्रोड्स हम अध्ययन करेंगे, अभी बताएंगे, डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोड्स क्या है। 2 इलेक्ट्रोड, एक कैथोड कहलाता है, एक एनोड कहलाता है। तो देख लीजिए 2 इलेक्ट्रोड, ये जिंक का हो गया, ये रॉड हो गया, और ये कॉपर का रॉड हो गया, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं, है ना। ये इलेक्ट्रोड्स को क्या किया गया है, मर्ज किया गया है, आधा सब मर्ज किया गया, डुबोया गया है इलेक्ट्रोलाइट में, लेकिन पूरा नहीं डुबोया गया है। कितना डुबोते हैं, कितना एरिया होना चाहिए, ये बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये भी डिस्कस करेंगे। ये भी तय होता है, मनमानी रूप से आप नहीं डुबा सकते, ना ही इसका डिस्टेंस आप मनमानी रख सकते, वो जरूरत के हिसाब से हम रखते हैं। अब उसके बाद क्या है, हमने रजिस्टर से कनेक्ट कर दिया है ताकि करंट फ्लो कर सके। अब देखेंगे हम लोग कि ये हो गया वोल्टाइक सेल। अब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है सो देखेंगे। तो विद्यार्थियों, इलेक्ट्रोलाइट्स वो लिक्विड्स होते हैं जब इससे करंट पास कराया जाए या जब इससे करंट पास होता है तब ये डिसोसिएट हो जाते हैं आयंस में, है ना। तो ये लिक्विड्स होते हैं, ये डिसोसिएट होते हैं कब, जब इससे करंट पास कराते हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो ये आयंस में डिसोसिएशन हो जाता है इसका। ये किसमें डिसोसिएट हो जाता है, ये डिसोसिएट हो जाता है, डिसोसिएट इनटू आयंस। और इलेक्ट्रोलाइट्स 2 प्रकार से होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। इलेक्ट्रोलाइट्स के ढेर सारे उदाहरण हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स के उदाहरण में हम क्या क्या देख सकते हैं कि एसिड्स हो गए, अल्कलीज हो गए, सॉल्ट्स डिसॉल्व इन वाटर, बहुत सारे एसिड्स हो गया ना। इसके उदाहरण के तौर पे इलेक्ट्रोलाइट दे सकते हैं, देखिए ये H2SO4 एसिड है। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं, जिसमें 100% डिसोसिएशन होता है, पूरी तरह से आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के उदाहरण में आप देखें
तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो गए, अल्कलीज हो गया, सॉल्ट्स हो गया, ये सब 100% आयोनाइज हो जाते हैं, यानी डिसोसिएशन हो जाता है इसका, इसलिए हम इसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स किसे कहते हैं? जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है उसे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का हम उदाहरण के तौर पर देखें तो आयनाइजेशन ऑफ वाटर, इसका जो होता है वो वेरी स्मॉल होता है आयनाइजेशन। तो वाटर जो हो गया, या आप एसिटिक एसिड कह सकते हैं, एसिटिक एसिड भी आप वीक कह सकते हैं। ये एसिटिक एसिड जो है सो आप क्या कहेंगे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड्स होते हैं जो वोल्टाइक से ये वेसल में भरा जाता है। उसके बाद है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो विद्यार्थियों, इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस है। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में क्या होता है, कोई लिक्विड या कोई सब्सटेंस क्या होता है कि वो डिसोसिएट होता है, किसमें? आयंस में। तो ये प्रक्रिया कहलाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। उसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रोड्स दो प्रकार के होते हैं, ये मेटालिक रॉड्स होते हैं। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? मेटालिक रॉड्स होते हैं। ये कैथोड हो गया और एनोड हो गया, दो प्रकार का ये इलेक्ट्रोड्स होता है, मेटालिक रॉड्स। तो कैथोड और एनोड किसे कहते हैं? तो इलेक्ट्रोड्स की जब हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रोड्स दो प्रकार का होता है, कैथोड होता है और एनोड होता है। तो एनोड किसे कहते हैं हम? एनोड कौन सा इलेक्ट्रोड को कहेंगे? एनोड उस हम रॉड को कहेंगे जिधर क्या होता है, निगेटिवली चार्ज्ड आयंस जो होते हैं वो माइग्रेट करते हैं। एनोड में निगेटिवली चार्ज्ड आयंस माइग्रेट करेंगे और कैथोड की तरफ कौन माइग्रेट करेगा? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। अब आयंस किसे कहते हैं, ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं? मेटालिक रॉड्स को। एनोड किसको कहते हैं? वो मेटालिक रोड, वो इलेक्ट्रोड जिधर निगेटिव चार्ज वाले आयंस जो होंगे वो माइग्रेट करेंगे। और कैथोड किसे कहेंगे? जिधर पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस जो होंगे वो माइग्रेट करेंगे। अब आयंस किसे कहते हैं ये समझ लीजिए। आयंस किसे कहते हैं? वैसे एटम्स जो, आप ऐसे समझें कि वैसे एटम्स जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहे लॉस कर दें चाहे वो गेन करें, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स चाहे वो गेन करें या लॉस करें, तो वैसे एटम्स को विद्यार्थियों हम आयंस कहते हैं। मतलब कि आयन सब दो प्रकार के हो गए, एक बार एटम जब गेन करेगा तब, एक बार एटम जब लॉस करेगा तब फिर आता है बात, ये आयंस दो प्रकार के हो गए, एनायंस और केटायंस। तो देखिए ये हो गया एनायंस और ये हो गया केटायंस। तो एनायंस किसे कहेंगे, केटायंस किसे कहेंगे, ये बिल्कुल स्पष्ट है। तो ये आप देख पा रहे हैं। अब हम समझेंगे कि जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, ये कंडक्टर होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। जब इससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है तब ये डिसोसिएट होता है आयंस में, वही प्रक्रिया इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। अब इलेक्ट्रोलाइट में और मेटालिक कंडक्टर में क्या फर्क है सो समझेंगे मुख्य रूप से। तो समझिए कि देखिए, मान लीजिए कि एक मेटालिक कंडक्टर हो, मेटालिक कंडक्टर, ठीक, और यहां हम देख लेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट है। दोनों में मुख्य रूप से डिफरेंस समझिए। ये हो गया इलेक्ट्रोलाइट। तो कंडक्टिविटी से ना कंडक्टर होता है, जिसका कंडक्टिविटी हाई होगा वैसे मटेरियल को हम कंडक्टर कहते हैं। भाई करंट इसमें भी फ्लो करता है, करंट इसमें भी फ्लो करता है। तो क्या है सो देखिए, मेटालिक कंडक्टर में केस में देखिए कंडक्टिविटी किस पे निर्भर करता है? कंडक्टिविटी को सिग्मा से ये डिनोट करते हैं। तो ये सिग्मा किस पे निर्भर करता है? कंडक्टिविटी निर्भर करता है डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, है ना। चार्ज कैरियर्स जो होगा उसके नंबर डेंसिटी पर निर्भर करता है। जितना करंट कैरियर्स, चार्ज कैरियर्स ज्यादा होगा उस कंडक्टर का कंडक्टिविटी उतना हाई होगा। दूसरा बात निर्भर करता है कि वो मटेरियल कितना विरोध कर रहा है फ्लो ऑफ चार्जेस का, उस पर निर्भर करता है। फिर निर्भर किससे करता है? मास पर निर्भर करता है। तीन चीज पर निर्भर कर रहा है। कंडक्टिविटी किस पे निर्भर करता है? चार्ज कैरियर की डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर या करंट कैरियर का चार्ज कैरियर। दूसरा मास ऑफ करंट कैरियर या मास ऑफ चार्ज कैरियर। तीसरा आप किस पे कहेंगे कि कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है वो मटेरियल, उस पे निर्भर। तो इलेक्ट्रोलाइट में भी यही सब बात है। तो इलेक्ट्रोलाइट हालांकि मेटालिक कंडक्टर से इसका कंडक्टिविटी कम होता है,
इसका कंडक्टिविटी कम होता है, इसलिए हम, वो भी कंडक्टर है ये भी कंडक्टर है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी जो होता है सो कम होता है, इसलिए हम विद्यार्थियों इलेक्ट्रोलाइट को हम कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट को हम कहते हैं कंडक्टर्स ऑफ सेकेंड काइंड। इसलिए हम इलेक्ट्रोलाइट को क्या कहते हैं, कंडक्टर्स ऑफ सेकेंड, कंडक्टर्स ऑफ सेकेंड। तो आज के वीडियो में इतना ही था। आज आप समझ पाए होंगे कि सेल क्या है, सेल कैसे बनता है, सेल कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो ये सब चीज आप समझ पाए होंगे। एक बार आप बुक से भी अध्ययन कर सकते हैं, नहीं तो रिवाइज भी कर सकते हैं, वीडियो को आप रिव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं वापस लौट करके। फिर भी यदि कोई परेशानी हो तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रहा। थैंक यू।